तुर्की का एक और वीज़ा और वो भी फ्रेश पासपोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फैसल सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर से। और माजरत के साथ मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं कि मैं आपके सामने दोबारा नहीं आ सका, कुछ तबीयत की नासाजगी की वजह से। लेकिन आज फिर एक मौका मिला कि मैं आपको एक और तुर्की का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर दिखा सकूँ, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। कुछ शर्मीले क्लाइंट होते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। हम उनकी इजाज़त लेने के बाद उनका पासपोर्ट आपको शो करते हैं कि इनका भी फ्रेश पासपोर्ट था और इनका तुर्की का वीज़ा लग चुका है। जिस तरह आप मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में पासपोर्ट है और इस भाई का नाम हसन अब्बास है और इनका ताल्लुक गुजरात से है और इनका वीज़ा लग चुका है। इससे पहले इन्होंने बैरून मुल्क किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया और ये इनका फर्स्ट टाइम था कि ये तुर्की का वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया और फ्रेश पासपोर्ट पर तुर्की का वीज़ा लग चुका है। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बार बार हमें कॉल करके ये पूछते हैं कि तुर्की के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊं कि तुर्की जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तुर्की जाने के लिए सबसे जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अकाउंट में राउंड अबाउट 3 से 4 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीरें और एफआरसी नादरा से और पोलियो का सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। अगर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं, कंपलसरी नहीं होते। वो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग लगाना चाहते हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसका जो कार्ड है वो आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका एनटीएन लगेगा, 2 साल की टैक्स रिटर्न लगेगी और कोशिश करें कि आप फाइलर हों, आप एफबीआर की वेबसाइट पे एक्टिव शो हो रहे हों। इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको 3 माह की सैलरी स्लिप लेनी पड़ेगी, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ेगा अपने इदारे की तरफ से और एक एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लोग उसे बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे इदारे को कोई मसला नहीं, ये हमारा एम्प्लॉय है और इतने अरसे के लिए बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाह रहा है। अपने ट्रैवल करने के बाद ये अपने मुल्क में वापस आएगा और अपनी ड्यूटीज़ दोबारा सर अंजाम देगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए एक लेटर लेना पड़ेगा स्कूल से कि यहाँ से ये इतने अरसे से पढ़ रहा है, फलां कोर्स कर रहा है और हमारा जो रेगुलर स्टूडेंट है और ये टूरिज़म के लिए जाना चाहता है और दोबारा आकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेगा। ये तीनों जो कैटेगरीज हैं हमारी मैंने बता दी, बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो आप में से भी कोई अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, काइंडली ऑफिस टाइम पर हमें कांटेक्ट करें और जहां तक मुमकिन हो सके हम हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं फ्रेश पासपोर्ट दिखा सकूं कि भाई साहब का इससे पहले किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लगा, ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। और मैं कोशिश करूंगा, आपको पता है मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा, तो मैं 1 बाय 1 जो है इसके पेजेस पलट रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी वीज़ा या इन आउट की स्टैंप नहीं लगी, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ ममालिक के ई वीज़ाज होते हैं तो उसकी जस्ट इन आउट की मोहरें होती हैं। तो आप देख सकते हैं इनका तुर्की का वीज़ा है और इसके बाद इनका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक इन्होंने किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया। बाज़ औक़ात हमारे लोग बहुत भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस तरह से किस कंसल्टेंट से रब्ता करें और वो बआसानी तुर्की का वीज़ा हासिल करें। उन लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि काइंडली इन एजेंट्स हज़रात से बचें और हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।